अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 11। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। काबुल की निवाही आबादियाँ ख़त्म हो चुकी थी। दाएं तरफ सरबाफलक चोटियाँ सीना ताने खड़ी थी। बर्फ़ चांदी के तारों की माने चोटियों से नीचे वादी तक लटकी हुई थी। खुश्क हवा के झोंके सर्दी में इजाफा कर रहे थे। टैंकर सड़क के दाएं हाथ सरों के दरख्तों की जानिब मुड़ गया। सामने गजनी था, सरबा फलक और खामोश। सुल्तान महमूद का मज़ार पीछे रह गया था, लेकिन उसका गजनी सामने मौजूद था। टैंकर ने एक और मोड़ काटा और धूल से अटे हुए एक सुनसान चौक में जा खड़ा हुआ, जहां चंद बुसीदा से कहवा खाने मौजूद थे। एक कहवा खाने पर सुल्तान महमूद होटल का बोर्ड आवेजा था। गरन सिंह ने मुस्कुराते हुए शिरान की जानिब देखा और बोला, आ यारा, इत्थे बह के चाय पीवांगे। हूं तो तेरा गजनी विच रुकन का कोई इरादा नहीं है। गरन सिंह ने चाय मंगवा ली। हवा की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। दूर से राह में बगोले उठ रहे थे और सड़क के करीब उगी झाड़ियां इस शदीद हवा में लरज रही थी। थोड़ी देर वहां रुके, फिर टैंकर वहां से कंधार की जानिब चल पड़ा। कंधार से वापसी पर हम सीधे काबुल आएंगे, फिर मैं तुम्हें गाजी खान से मिला दूंगा, ठीक है? गरन सिंह ने पूछा। काबुल मेरे लिए खतरनाक होगा गरन सिंह, कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी ना हो जाए। ओ यार, जब यार कह दिया है तो फिर जो होगा देखा जाएगा। गरन सिंह इसी तरह का आदमी है। तेरे लिए अगर कोई मुश्किल भी उठानी पड़े तो उठा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? गरन सिंह ने कहा और शिरान ने गर्दन हिला दी। काफी देर तक टैंकर वहां रुका। इसके बाद गरन सिंह सीट पर आ बैठा। शिरान भी उसके नजदीक ही बैठ गया था। मेरा एक क्लीनर भी है, मगर वो बीमार है, उसकी वजह से मैं काम में देरी नहीं कर सकता था। कंधार में मैं रात को रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये टैंकर खाली करना है। इसके बाद सीधे काबुल जाकर दम लेंगे, आराम भी हो जाएगा थोड़ा सा। गरन सिंह बोला और शिरान ने फिर गर्दन हिला दी। टैंकर कंधार में दाखिल हो गया। कच्चे मकानात, गंदी गलियां और कहीं कहीं सरों के दरख्त। गरन सिंह टैंकर को एक बड़े पेट्रोल पंप पर ले गया, जहां कुछ और सरदार भी मौजूद थे, बिल्कुल गरन सिंह की मानित पगड़ियां बांधे हुए, चढ़ी हुई दाढ़ियों वाले। टैंकर पर पहुंचकर उन्होंने गरन सिंह से मुलाकात की और फिर शिरान की तरफ देखते हुए सरदार ने कहा, ओए ग्रंथिया, ए तू किनू अपने नाल ले आया है? तेरा ये जमूरा किथे? ओ नहीं यार, ये तो मेरा यार है, क्लीनर नहीं है। गरन सिंह ने जवाब दिया। अल्लाह, ते फिर तुहाडा यार साडा यार है। आओ जी यार, बादशाह की खातिर कर दें तुहाडी। एक सरदार ने शिरान की जानिब हाथ बढ़ाकर कहा। शिरान कुछ खजल खजल सा था। उन लोगों की गुफ्तगू पूरी तो उसकी समझ में नहीं आ रही थी, ताहम उसने अजनबियत का मुजाहरा नहीं किया। अभी वो इस दुनिया में अजनबी था। जब तक वो यहाँ के बारे में अच्छी तरह जान न लेता, खुल खेल नहीं सकता था। बहर सूरत टैंकर का तेल पेट्रोल पंप की टैंकी में मुंतकिल होना शुरू हो गया तो ये लोग एक छोटे से होटल में जा बैठे, जो मिट्टी का बना हुआ चौकोर सा किला मालूम हो रहा था। बकरे की रानें अलाव पर भुनी जा रही थी और गोश्त से चर्बी पिघल कर सुलगती हुई लकड़ियों पर गिर रही थी। गोश्त की इश्तहा अंगेज खुशबू सुरमई धुएं में मतगम होकर पूरी फजा में रची हुई थी। गरन सिंह गोश्त से परहेज नहीं करता था। वो बड़े इत्मीनान से बकरे की रानें उधेड़ने लगा। शिरान की खुराक देखकर गरन सिंह ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई थी। जवान है यार, जवान है, खाया डट के खा। उसे शिरान की पुष्ट पर थप्पी दी और अपने साथियों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, जो शिरान को देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन शिरान खाते वक्त आमतौर से दूसरों की जानिब मुतवज्जो नहीं होता था। खाना खाते खाते एक लम्हे के लिए उसे अपनी माँ याद आई, जिसके हाथ के पकाए हुए खाने शिरान को बहुत पसंद थे और वो इसके लिए न जाने क्या अलाबला पकाती रहती थी। टैंकर काफी देर तक खाली होता रहा, लेकिन अब गरन सिंह को इसकी परवाह नहीं थी। रात को इत्मीनान से पेट्रोल पंप के पिछले हिस्से में बानों से बनी हुई चारपाइयों पर सोए। शिरान भी इत्मीनान से सो गया। उसके पास उसके पिस्तौल के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी हिफाजत करना होती। पिस्तौल अभी तक उसने गरन सिंह की निगाहों से पोशीदा रखा था। गरन सिंह ने उसे सुबह सवेरे ही उठा दिया था। वो पूरी तरह तैयार हो चुका था। शिरान आंखें मलता उठ बैठा। नींद ने उसे माहौल से बेगाना कर दिया था, लेकिन सुबह उठने के बाद उसने इर्द गिर्द के माहौल को देखा तो उसे एहसास हुआ कि घर की पुरस्कून चार दीवारी उससे हमेशा हमेशा के लिए छीन चुकी है और अब दिन और रात का कोई तयन नहीं किया जा सकता कि कहाँ बस हो। गरन सिंह के साथियों ने नाश्ते का बंदोबस्त कर लिया था। चुनांचे एक मैली सी दरी बिछाकर अंडे और पराठे सामने लाकर रख दिए गए और गरन सिंह ने उसके साथ नाश्ता किया। नाश्ते से फारिग होकर उसने वापसी का फैसला कर लिया, ताकि सूरज तेज होने से पहले सफर का आगाज कर दिया जाए और तेज रफ्तारी से काफी सफर तय कर लिया जाए।
चुनाचे उसने टैंकर स्टार्ट किया और उसे मोड़कर उसी सड़क पर चल पड़ा जो कंधार से गजनी और गजनी से काबुल जाती थी। रतन कौर 4 बच्चों की मां होने के बावजूद शोखो शंग और चुलबुली औरत थी। दोशीजगी की हदूद से निकल चुकी थी और अब 4 बच्चों की मोहब्बत उसके चेहरे पर जगमगाती थी, लेकिन सियाह आंखों में शरारत अब भी बाकी थी। शीरान को देखकर उसने आवाज लगाई, ओए खाल से, तूने तो सरदार ही बना दिता मेरे भाई नो। सो वाह गुरु दी, बिल्कुल सरदार वांगू लगता है। ये तेरा जोड़ीदार भाई लगता है। बस कुंडे दी कसर एक लाई विच। गरन सिंह जो दूसरे कमरे में था वहीं से चीखा, नी नजर ना ला दें कीड़िए, साडा यार ते है ही खालसा। ना ग्रंथिया ये गल ना कह, ओदा जो धर्म है यह रहना चाहिए है, ये मजबूरी दी गल दूसरी है। गरन सिंह कमरे से निकलकर इन दोनों के पास आ गया। हिरान के चेहरे पर झिझक और शर्म थी। उसने भी अपने आप को आईने में देखा था। बढ़ी हुई दाढ़ी जो बाकायदा दाढ़ी बन चुकी थी गरन सिंह ने 2 हिस्सों में तकसीम करके ऊपर चढ़ा दी थी और सर पर चिपकी हुई पगड़ी बांधे शिरान बिल्कुल सिख मालूम हो रहा था। उसने तो जिंदगी में पहली बार सिखों को देखा था, इसलिए उनके दिनों मजहब रस्म और रिवाज के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। सच्ची बात तो ये थी कि बैरून दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। पहाड़ों का बासी, बहते हुए झरनों, संगलाख चट्टानों, सरसब्ज वादियों, बंदूक की गोलियों और तड़पते हुए शिकार के खून के अलावा और कुछ नहीं जानता था। ये सारा माहौल ही उसके लिए अजनबी था, लेकिन वो खुद को इस अजनबी माहौल में ढालने का ख्वाहिशमंद था। इसे ये दुनिया बुरी नहीं लगी थी। बचपन से अब तक जिन पहाड़ों में उसने जिंदगी गुजारी थी, अब वो उसके दुश्मन थे। चट्टानों में छुपे हुए लोग अपनी राइफलों पर ट्रैगर पर उंगली रखे हुए इसकी आहटों के मुंतजिर थे। भला ऐसे लोगों के दरमियान जिंदगी भी कोई जिंदगी थी? अब तो उसके सामने ये उसी और इस दुनिया पड़ी थी जिसके मुतल्लिक कभी किसी भूले भटके शख्स से आते जाते 2-4 बातें सुनी थी। बस इससे ज्यादा इस दुनिया के बारे में नहीं जानता था। लेकिन अब वो ये रंगीन कायनात अपनी आंखों से देख रहा था। चालाक और जीरक तो था ही। उसने अब तक किसी पर इजहार नहीं होने दिया था कि वो कबायली बाशिंदा है या किसी ऐसे खित्ते से आया है जहाँ तहजीब की किरणें दूर दूर तक नहीं पहुंची। गरन सिंह को तो एहसास था कि वो पहाड़ी आदमी है, लेकिन उसने अभी तक शीरान में ऐसी कोई बात महसूस नहीं की थी जिस पर उसे हैरत होती या हंसी आती। काबुल पहुंचने के बाद वो अपने घर आ गया था। रतन कौर से उसने शीरान का तारुफ करा दिया था। रतन कौर फितरतन शौक और चुलबुली जरूर थी, लेकिन साहिब किरदार थी। उसने शीरान को भाई कहकर पुकारा था और दिल से भाई ही समझने लगी थी। गरन सिंह वाकई मुखलिस इंसान था। 2 दिन तक उसने शीरान की खूब खातर मदारत की। शीरान इसका ममनून एहसान था। तीसरे दिन शीरान ने उसे खुद ही तकाजा किया, सरदार मैं अब ज्यादा अरसे तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह कोई अमली जिंदगी इख्तियार करूँ। तो मना किसने किया है मेरे यार? 4-6 दिन तो आराम कर। मैं भी तेरी वजह से छुट्टी कर रखी है, वरना मुझे टैंकर लेकर ईरान जाना था। ईरान से मेरी कंपनी ने मुझे बुलाया है, वहाँ से मुझे तेल लाना है। तो फिर ग्रंथ सिंह, मुझे किसी काम से लगाओ और तुम अपने काम से काम रखो। तुमने तो मेरा हुलिया ही बदल दिया है। मुझे यकीन है कि इस हुलिये में मेरे करीबी लोग भी नहीं पहचान सकेंगे। अब तो यूं मुझे गाजी खान से मिला दो। तेरी मर्जी है भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ। आज चले शाम को, लेकिन पहले पता तो कर लूँ कि गाजी खान यहाँ मौजूद भी है या नहीं। कभी कभी वो बाहर चला जाता है किसी काम से और फिर हफ्तों नहीं आता। मगर मेरे यार, तुझे परवाह नहीं करनी चाहिए। तेरा यार अब इतना भी वो नहीं है कि थोड़े दिन तेरी खिदमत भी ना कर सके। मुझे यकीन है ग्रंथ सिंह, सच बात यह है कि काबुल में तुमने जिस तरह मेरी मदद की है, मैं इसे कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। मैं पठान हूँ और पठान जिसके एहसानमंद होते हैं उसके लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देते हैं। हर सूरत मैं अभी कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए बुरी साबित ना होगी। ओए यार, इंसान को इंसान से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए। मुझे भी तुझसे बहुत प्यार हो गया है। मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस तू किसी बात की फिक्र मत कर। गरन सिंह ने खुलूस से कहा और फिर वो शिरान से इजाजत लेकर गाजी खान को तलाश करने चला गया। रतन कौर मुस्कुराती हुई शिरान के पास आ बैठी। तेनू मेरी नजर न लगे भरा, मैं ते तेनू वेख वेख के वारी जाती है। मेरा कोई भरा नहीं है, पर हुण मैनू ये हसरत नहीं रही। मैं तेनू अपना भरा समझनी है, मेरे दिल नू लग गया है। मैं तुम्हें इस मोहब्बत के सिले में कुछ नहीं दे सकता रतन कौर, लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन वो वक्त जरूर आएगा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के काबिल हो जाऊंगा, इसने कहा। दोपहर को गरज सिंह वापस आ गया और उसने शिरान को ये खुशखबरी सुनाई कि उसकी मुलाकात गाजी खान से हो गई है और गाजी खान ने शाम को 7 बजे का वक्त दे दिया है। ठीक 7 बजे हम गाजी खान के पास चलेंगे। इसके बाद इसने रतन कौर से खाना मांगा और दोनों साथ मिलकर खाना खाने लगे। 6:30 बजे ग्रंथ सिंह ने शिरान को तैयार किया।
नई पगड़ी बांधी, पहनने के लिए बू शर्ट और पतलून दी, जो शीरान को बहुत अजीब लगी थी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि ग्रंथ सिंह के कहने पर मुकम्मल अमल करेगा। इसका उसूल था कि जब हालात अपने बस में ना हो तो फिर इन सहारों से पूरा पूरा फायदा उठाया जाए जो मुयस्सर हो। ये लिबास उसके बदन पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। रतन कौर उसको देखती की देखती रह गई। वो दोनों गाजी खान के पास पहुंच के शीरान ने गाजी खान के बारे में भी गलत अंदाजा लगाया था। उसका ख्याल था कि वो कोई कबाली पठान होगा, मामूली सी रहाइश होगी, खुश अखलाक और मिलनसार सा इंसान होगा, लेकिन गाजी खान को देखकर वो खुद भी हैरान रह गया। गाजी खान के चेहरे पर पहाड़ों की सी सख्ती थी। वो एक तंदुरुस्त और तवाना और खूबरू नौजवान था। इंतहाई जदीद तराश का खूबसूरत सूट पहने हुए था। उसे देखकर यह तमीज करना मुश्किल हो जाता था कि वो मुकामी बाशिंदा है या इसका ताल्लुक यूरोप से है। गरन सिंह ने उसे गाजी खान कहकर मुखातिब किया, तब उसे पता चला कि गाजी खान उसके अपने इलाके का कोई जवान है। वो कमाल है सरदार, तुमने तो मेरे यार को बिल्कुल ही सिख बना दिया। उतारो ये पगड़ी, तुम मेरे मजहब को तब्दील नहीं कर सकते। गाजी खान ने पुरमजा अंदाज में कहा और बड़ी मोहब्बत से शिरान से हाथ मिलाया। काफी देर तक वो शिरान के ताकतवर हाथ को टटोलता रहा। ग्रंथ सिंह ने संजीदगी से कहा, यार गाजी, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता, वह गुरु की कसम। मैंने ये पगड़ी इसके सर पर इसलिए बांधी है कि इसके दुश्मन इसे पहचान न सके, वरना मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं थी कि मैं इसे अपने रूप में देखूं। ओ यार, बुरा मान गया तू तो। ग्रंथ सिंह, तू तो चीज ही ऐसी नहीं कि तेरे ऊपर शक किया जाए। मैंने तो ये बात मजाक में की थी। आओ अंदर चलते हैं, गाजी खान ने कहा और वो तीनों अंदर चले गए। शीरान इस खूबसूरत इमारत को देख रहा था, जो आराइश की ऐसी ऐसी चीजों से आरास्ता थी जिनका तस्वुर उसने कभी नहीं किया था। एक आरामदेह सोफे पर इन दोनों को बिठाने के बाद गाजी खान उनके सामने बैठ गया। बात यह है शीरान के, कुछ लोग सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं कि इंसानों के काम आए। आज मैं लाखों में खेल रहा हूँ, मेरे पास बेपनाह दौलत है, और मैं दिल से अब भी ये समझता हूँ कि मुझे सबसे बड़ा सहारा देने वाला मेरा दोस्त ग्रंथ सिंह है। मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, मगर ये शख्स बेहद खुददार है। कभी कभी कोई मामूली सा काम कर डालता है मेरा, और इसका मुआवजा मुझसे सिर्फ इतना ही लेता है जितना मैं दूसरों को देता हूँ। मैंने जो कुछ किया है शीरान, बेशक इसमें मेरी काविशें जरूर है, लेकिन सहारा मुझे ग्रंथ सिंह ने ही दिया था। मैं आज भी इस बात पर तैयार हूँ कि ग्रंथ सिंह को अपने साथ शामिल कर लूँ और उसे कोई नौकरी न करने दूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता। तुम्हारे बारे में उसने मुझे थोड़ी बहुत तफसील बताई है, बाकी बातें तुम्हारे और हमारे दरमियान बाद में हो जाएंगी, लेकिन एक ख्वाहिश है मेरी। क्या? शीरान ने पूछा। शीरान, तुम किसी तरह इस ग्रंथ सिंह को भी इस बात पर आमादा कर लो कि ये हमारे साथ मिलकर काम करे। सच, मुझे कभी कभी बेहद अफसोस होता है कि बिल्कुल आम सी जिंदगी गुजार रहा है, और यकीन करो मुझे इसकी ये जिंदगी पसंद नहीं है। नहीं हो यार, तू खुश है तो खालसा भी खुश है, बस बाकी क्या रह जाता है। मगर हम तुम्हें जो भी खुश देखना चाहते हैं ग्रंथ सिंह। तुम्हारे 4 बच्चे हैं, इनके लिए भी कुछ कर लो। जिस तरह तुम काम कर रहे हो इस तरह कोई बड़ी बात कभी नहीं हो सकती। अपने हिस्से का माल खुद वसूल करो तो मिल जाता है, वरना कोई तुम्हें देने नहीं आएगा। मुझे तुमसे इत्तेफाक है गाजी खान। तो फिर ग्रंथ सिंह, तुम गाजी खान की बात क्यों नहीं मान लेते? फिर तुम इतने मजहबी भी नहीं हो। जब छोटे मोटे काम कर लेते हो तो फिर एक ही बात कोई बड़ा काम कर लो, अपनी जिंदगी बेहतर क्यों नहीं बना लेते? शिरान ने कहा, और ग्रंथ सिंह हंसने लगा। ओ यारो, समझने की कोशिश करो। अगर मुझे कोई बड़ा फायदा हासिल हो गया तो फिर एक बहुत बड़ा मान मुझसे छिन जाएगा, और वो मान ये है कि मैं गाजी खान के काम आया, और गाजी खान जैसा कि वो कहता है, इसे मेरे सहारे आगे बढ़ने का मौका मिला। अगर मैं भी गाजी खान का सहारा लेकर आगे बढ़ जाऊं तो मेरा क्या मान रह जाएगा? तो दोस्ती ना हुई, कारोबार हो गया। ग्रंथ सिंह ने कहा। वाह ग्रंथ सिंह वाह, खूब सोचा तुमने। और ये जो मेरे साथ बेशुमार लोग काम करते हैं, मेरे क्या लगते हैं? इनसे मेरा क्या ताल्लुक है? गैर होने के बावजूद वो मेरे जरिए लाखों में खेलते हैं और करोड़ों कमा चुके हैं, और मेरा अपना जो मेरा साथी है उसे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकता। नहीं ग्रंथ सिंह नहीं, ये ख्याल जहन से निकाल दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वही काम तुमसे लूंगा दूसरों से लेता हूँ, और वही अदायगी तुम्हें करूंगा जो दूसरों को करता हूँ। इस तरह तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं होगा। काम के वक्त हम सिर्फ कारोबारी होंगे, और जब काम खत्म हो जाएगा तो फिर अपनी अपनी दोस्तियां निभाएंगे। इस बात पर तुम्हें क्या एतराज है? हाँ, इस बात पर तो मुझे कोई भी एतराज नहीं है, करण सिंह ने हंसते हुए कहा, और गाजी खान उछल पड़ा। तो तुम तैयार हो? अगर मेरा यार शिरान भी तैयार होता है तो ठीक है, जो कहोगे कर लेंगे। ओह वंडरफुल वंडरफुल। गाजी खान मुसर्रत से उछल पड़ा। ये हुई ना मुसर्रत की बात। यार शिरान, तुमने चंद लम्हों में वो सब कुछ कर दिखाया जिसके लिए मैं सालों से रो रहा हूँ। तुम्हारा ये कारनामा मैं हमेशा याद रखूंगा। तो गरज सिंह सब जी, सबसे पहला काम तुम ये करो कि अपनी उस कंपनी को छुट्टी की दरख्वास्त भेज दो। दरख्वास्त मंजूर कराने की ज़रूरत नहीं, बस दरख्वास्त भेज दो। वो लोग तुम्हें रखते हैं कि रखें, निकालते तो निकाल दें, हमें इसकी परवाह नहीं है। ओए भेज दूंगा भाई, भेज दूंगा।
पहले कोई प्रोग्राम तो बनाओ। बस पहला प्रोग्राम यह है कि तुम अपनी छुट्टी मंजूर करवा लो, बाकी बातें बाद में होगी। और हाँ, अपने इस यार को हमें उधार दे जाओ, आज हम इसे वापस नहीं जाने देंगे। गाजी खान ने कहा और ग्रहण सिंह हंसने लगा। शिरान के होंठों पर भी मुस्कुराहट थी। उसके हसीन चेहरे पर यह मुस्कुराहट देखकर कोई सोच ही नहीं सकता था कि इन खूबसूरत खदोखाल के पीछे एक दरिंदा सिर्फ आदमी छुपा बैठा है। दर हकीकत माहौल की अजनबीयत ने शिरान की मासूमियत को उभार दिया था। अगर ये माहौल उसके लिए अजनबी ना होता तो गाजी खान और ग्रंथ सिंह के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता, लेकिन इस माहौल में वो एक मासूम बच्चे की मानी नजर आ रहा था और फितरी तौर पर हकीकत की तस्वीर नजर आता था। ग्रंथ सिंह थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उन दोनों ने रुखसत हो गया। उसने गाजी खान से कह दिया था कि शिरान अगर घर वापस आना चाहे तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी, और गाजी खान ने उससे वादा किया था। उसने कहा था, तुम बेफिक्र हो ग्रंथ सिंह, तुम्हारे ममोले को हमारे हाथों कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ग्रंथ सिंह के जाने के बाद गाजी खान शिरान की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम्हारा ये हुलिया मुझे एक आंख में भा रहा है शिरान। कहाँ पहाड़ों के शेर दिल जवान, और कहाँ ये खाल से। हालांकि तुम इस लिबास में बहुत जच रहे हो, मगर मैं जानता हूँ कि हकीकत में तुम क्या हो। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि क्या पिलाऊं तुम्हें। देखो गाजी खान, ग्रंथ सिंह ने मुझे बताया था कि तुम भी पहाड़ों के बाशिंदे हो, पहाड़ों से आई किसी खानदानी दुश्मनी का बदला लेकर, और यहाँ आकर तुम ये सब बन गए। मेरे बारे में तुम ये समझ लो कि मैं नैना पहाड़ों से आया हूँ। तुम्हें मेरी रहनुमाई करना होगी। ये सब कुछ क्या है? अगर तुम पहाड़ों से आने से पहले जानते थे तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में तुम ये समझ लो कि मैं कुछ नहीं जानता। अब तक बस काम चलाता आया हूँ। काबुल मेरे लिए खतरनाक जगह है। मैं मुख्तसरन तुम्हें अपनी कहानी सुना दूँ, ताकि तुम्हें मेरे बारे में फैसला करने में आसानी हो। शिरान ने कहा, मेरे दोस्त तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मुझे आज भी अपना वक्त याद है जब मैं पहली बार काबुल आया था, लेकिन मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगा, ताकि तुम्हारी शख्सियत को समझने में मुझे आसानी हो। गाजी खान ने कहा, ये बताओ गाजी खान, तुम्हारा ताल्लुक कौन से कबीले से है? शिरान ने पूछा, और गाजी खान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हारे इसी सवाल से मुझे तुम्हारी शख्सियत के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा है शिरान। ज़हीन आदमी अगर दिलेर और ताकतवर भी हो तो कामयाबी उससे ज़्यादा दूर नहीं होती। बहर सूरत, मैं मगरबी पहाड़ों का रहने वाला हूँ, और मेरे कबीले का नाम खताबा है। गाजी खान ने कहा, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान बहुत तवील फासला था, और मेरी कारकर्दगी का असर तुम तक नहीं पहुंचता। शिरान मुस्कुराकर बोला, और गाजी खान हंस पड़ा। मैं पहले ही समझ गया था कि तुमने मेरे कबीले का नाम क्यों पूछा है। फिर शिरान ने कहा, मैं कबीला तुराबजान का एक फर्द हूँ, और मेरा ख़ानदान सलामन ख़ानदान कहलाता है। बेहजाद सलामन मेरा बाप था, और मेरे बाप को दरिंदों ने फाड़ खाया था। उस वक्त से मुझे दरिंदों से नफरत हो गई। मेरी ज़िंदगी का बेशतर वक्त जंगलों में खूंखार जानवरों से नबर्दो आजमाई में गुजरा है। मकसद ये कि शिकार का शौकीन हूँ। सीधी सादी जिंदगी गुजार रहा था कि एक खानदानी दुश्मनी का शिकार हो गया। वो तफसील सुनाकर बोला, कबीला तुराबजान में अब मेरा कोई नहीं, और मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, अगर बादशाह खान या फिरोज खान के बेटे कभी रास्ते में आए तो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बादशाह खान, मैंने ये नाम कहीं सुना है, न जाने कहाँ। बस याद पड़ता है कि ये नाम मुमकिन है अपने कबीले की किसी जुबानी सुना हो। बहरहाल तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है। शिकारी हो, निशाना भी ठीक होगा। अब हमारी दोस्ती पक्की। तुम मेरे लिए अब कौन सा रास्ता तजवीज़ करते हो? देखो दोस्त, पहाड़ों के रिश्ते से तुम मेरे बहुत कुछ हो। मैं सारी ज़िंदगी तुम अपने दोस्त और भाई की हैसियत से अपने साथ रख सकता हूँ, और तुम्हें हाथ हिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन तुम इसे कबूल कर लो, और ना मैं ये पसंद करूँगा। कोई गयूर कबायली कभी किसी के टुकड़ों पर परविश नहीं पाता। तुमने अपनी कहानी जिस खलूस से सुना दी है, और इसी खलूस से मैं तुम्हें अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं मनशियात की तजारत करता हूँ। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बैंकॉक और हांगकांग में भंग, चर्स, अफ्यून, पैथाडाइन और हीरोइन फरोख्त करता हूँ, और इसे काबुल से लेकर अमेरिका तक सप्लाई करता हूँ। मेरे आदमी एक मखसूस हिस्से से सफ़र करते हैं और मेरे लिए काम करते हैं। मैंने ये काम अपनी हदूद में रखा है, और इतना कमा लेता हूँ कि ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ग्रहण सिंह इसे बड़ा धंधा कहता है। शिरान ने कहा, हाँ, ये काम बहुत बड़ा है, और बेहद खतरनाक भी। खतरनाक क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया में हमारे दुश्मन ही दुश्मन है। कदम कदम पर मौत और ज़िंदगी की कशमकश होती है। दुश्मन कौन लोग होते हैं? हुकूमत, और बाज़-औक़ात हमारे हरीफ। तो तब तो दिलचस्प काम है। होशियारी, चालाकी और बहादुरी, तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है इसमें। किसी एक चीज़ की कमी मौत का पैगाम बन जाती है। मेरे लिए तुमने कौन सा काम मुंतखब किया है? कम अज़ कम 1 हफ्ते तक तुम मेरे साथ रहोगे। इसके बाद मैं तुम्हें पहला ट्रिप दूंगा। क्या दोगे? शिरा ने ताज्जुब से पूछा। जो कुछ दूंगा बाद में बता दूंगा। पहले तुम अपना हुलिया तब्दील कर लो। इस खालसे ने तुम्हारी शख्सियत दबा दी है। गाजी खान ने कहकर कॉल बेल का बटन दबाया। चंद लम्हात के बाद एक खूबसूरत लड़की अंदर आ गई।
سیاہ گھنگریالے بالوں والی شوخ و شنگ لڑکی جو جدید تراش کا لباس پہنے ہوئی تھی۔ لیلا، یہ شیران خان ہے، اسے شیران خان بناؤ۔ خان؟ لڑکی نے تعجب سے کہا۔ ہاں خان، میرا دوست، میرا گہرا دوست، اس کی موجودہ حلیوں پر نہ جاؤ۔ داڑھی؟ لیلا نے پوچھا۔ صاف۔ غازی خان نے ایک آنکھ دبا کر کہا اور لیلا مسکرا دی۔ پھر اس نے شیران کا بازو پکڑ لیا۔ آؤ جانے من۔ شیران نے آہستہ سے بازو چھڑا لیا اور بھاری لہجے میں بولا، اس کے بعد میرا بازو پکڑ کر مجھے چلانے کی کوشش مت کرنا، نقصان اٹھاؤ گی۔ اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیلا اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ شیران کے پاس آ کر اس نے کہا، میں نے محبت سے تمہارا بازو پکڑا تھا، 2 قدم پیچھے رہو، میں اسی کا عادی ہوں۔ نفرت کرتے عورتوں سے؟ ایسی بات نہیں، محبت بھی کرتا ہوں، لیکن صبح و شام نہیں، اس وقت جب اور کوئی کام نہ ہو۔ شیران نے کہا، ادھر اس کمرے میں آ جاؤ۔ لیلا نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور شیران خان نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھول دیا۔ ایک خوبصورت کمرہ تھا جو عمارت کے بقیہ حصوں کی طرح راستہ تھا۔ اس میں باتھ روم بھی نظر آ رہا تھا۔ لیلا باتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور اس نے دروازہ کھول کر شیران کی طرف دیکھا۔ آؤ۔ شیران اس کے نزدیک پہنچ گیا، لیکن باتھ روم میں جھانک کر وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ وہاں کیوں بلا رہی ہو؟ آ جاؤ، پتہ چل جائے گا۔ لڑکی، میں بھی کافی بے تکلف آدمی ہوں، لیکن ابھی میرے اور تمہارے دن میں ملاقات کو زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، ورنہ میں بھی بے تکلفی کا مظاہرہ کرتا، اس لیے مطلب کی بات کرو۔ شیران نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یوں لگتا ہے جیسے تم عورتوں سے خوفزدہ ہو۔ بہرحال وہ دیکھو، سامنے ریزر ہے، یہ نہانے کا نل ہے، یہ ٹب ہے، تمہارے لیے کوئی لباس موجود نہیں ہے، غسل کر لو تو میں تمہیں گاؤن دے دوں گی، اس کے بعد لباس کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ جلدی کرو، تم میری مدد نہیں لے رہے تو بہرحال میری ہدایت تو لے لو۔ بس؟ شیران نے پوچھا۔ ہاں، مجھے غازی خان کے احکامات کی تعمیل تو کرنی ہے، وہ میرا باس ہے، لیلا نے کہا۔ دروازہ بند کر دو، شیران نے کہا اور لیلا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ شیران جلدی سے غسل خانے سے باہر نکل آیا۔ میں نے وہ دروازہ بند کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، پھر اس دروازے کو باہر سے بند کر دو، وہ غسل خانے کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ یہ ممکن نہیں، تم نے سنا نہیں، غازی خان نے کہا تھا کہ میرا دوست ہے، اسے شیران خان بناؤ، اور تم اس کی باتوں میں آ گئی۔ شیران خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ لیلا حیرت سے بولی۔ آؤ میں سمجھاؤں۔ شیران نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور پھر وہ لیلا کو لے کر دروازے تک آیا، دروازہ کھولا اور سامنے کی طرف اشارہ کر کے بولا، ذرا دیکھو اصل معاملہ کیا ہے۔ لیلا چونک کر سامنے دیکھنے لگی، لیکن اسی وقت ایک لات اس کی کمر پر پڑی اور اس کے حلق سے زوردار چیخ نکل گئی۔ اگر سامنے والے ستون سے اس کے دونوں ہاتھ نہ ٹک گئے ہوتے تو شاید اس کے چہرے کا بھورتا بن جاتا۔ عقب میں دروازہ اندر سے بند ہو گیا تھا۔ وحشی، کمینہ، ذلیل، اس کے حلق سے آواز نکلی۔ چیخ کی آواز سن کر غازی خان اس طرف آ نکلا۔ لیلا کو دیکھ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار پھیل گئے۔ ارے لیلا، کیا تم چیخی نہیں؟ کیا بات ہے؟ اس نے متعجبانہ انداز میں پوچھا۔ غازی خان، تمہیں وحشی جانوروں کو پالنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کچھ چڑیا گھر کھول لو، وہ غصے سے بولی۔ ہوا کیا گلبدن؟ غازی خان ہنس پڑا۔ اس وحشی نے لات مار کر مجھے باہر پھینک دیا۔ آہ میری کمر، مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ کیوں پھینک دیا؟ اصل بات تو بتا دو، غازی خان ہنستا ہوا بولا۔ تم ہنس رہے ہو غازی خان؟ یقین کرو مجھے سخت چوٹ آئی ہے، میں نے تو اس سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اپنی چوٹ کا علاج کر لو لیلا، میں بہت خوش ہوں، یقین کرو بہت ہی خوش ہوں۔ طویل عرصے کے بعد مجھے اپنی پسند کا آدمی ملا ہے، اب لطف آئے گا کام کرنے کا۔ وہ تمہاری پسند کا آدمی ہے؟ پہاڑوں کا وحشی خون، طاقتور، خوبصورت، تم دیکھتی جاؤ میں اسے کیا سے کیا بنا دیتا ہوں۔ اس سے قبل تمام لڑکیوں کو یہاں سے ہٹا دینا، ورنہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہ سکے گی۔ اف، وحشی جانور، درندہ۔ لیلا کمر پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر جھکتی ہوئی بولی۔ آؤ میں تمہیں سہلا دوں، آؤ۔ غازی خان بولا۔ آخر یہ ہے کون؟ شکل سے تو سکھ نظر آتا ہے، اور تم اسے قبائلی جوان کہتے ہو؟ لیلا بولی۔ ابھی فیصلہ نہیں کر سکی۔ کیسا فیصلہ؟ وہ سکھ ہیں یا قبائلی؟ غازی خان نے کہا اور لیلا آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی۔ غازی خان نے دوبارہ گھنٹی بجائی اور پھر ایک ملازم کے آنے پر اسے کافی لانے کا حکم دیا۔ کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے لیلا سے کہہ رہا تھا، بے حد شاندار جوان ہے لیلا، چل گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور پھر میں نے اسے دوست کہا ہے، یہ دوستی بھی تو نبھانی ہے، اسے اپنے کام کا بنانا ہے۔ تم اس کی فطرت کو پڑھو اور اس کے مطابق چلتے ہوئے اسے جدید دنیا سے روشناس کراؤ۔ میں؟ لیلا چیخ کر بولی۔ ہاں تم۔ نہیں غازی خان، یہ بہت مشکل کام ہے، وہ شاید حسن سے متاثر نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی شخص کسی حسین لڑکی کو اس طرح لات مار کر کمرے سے باہر نہیں پھینک سکتا، اس کے باوجود تم اس سے متاثر نہیں ہو۔ آہ، میں تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ لیلا کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی اور غازی خان ہنسنے لگا۔ وہ ابھی ہر چیز سے ناواقف ہے، قطعاً ناواقف، لیکن تم بھی محسوس کرنا کر پاؤ گی، یہ بھی اس کی خوبی ہے، غازی خان نے کہا۔
اسی وقت دروازہ کھلا اور کھلے ہوئے دروازے سے ایک جو کوئی اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر وہ دونوں مبہوت ہو گئے تھے۔ ایسا وجیح چہرہ بہت کم ہی نگاہوں سے گزرتا ہے۔ ایک انتہائی خوشرو جوان ان کے سامنے تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔